पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, यमक अलंकार। मतलब होता क्या है, यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन उन शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों। रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी। दोस्तों ये उत्कृष्ट होगा, जिजीविषा थी, तो ये आपको वर्तनी इसकी बतानी है। ठीक है, तो इसकी वर्तनी क्या हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिजीविषा। ठीक है, इसकी वर्तनी जो शुद्ध है वो यही है, और इसको नोट कर लीजिए। जो भी मैं जल्दी इसका वर्तनी का एक वीडियो भी लाने वाला हूँ जहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सारे बता दूंगा। सिर्फ आप उतने को तैयार कर लेंगे तो कोई भी परीक्षा होगी जहां पे भी वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उन सभी को आप कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के साथ कराता चल रहा हूँ वो भी आप उसे नोट करते चलिए, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो अब इसकी वर्तनी आपको बतानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में वर्तनी से रिलेटेड आते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, युधिष्ठिर। ठीक है, वर्तनी इसकी क्या हो जाएगी? युधिष्ठिर। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चौथा प्रश्न लेते हैं हम अपना। दान की बछिया के डैश नहीं देखे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन होगा कान, मुंह, आंख या दांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, यानी कि दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते या दांत नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। पांचवा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन अनुकरणात्मक शब्द है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बंधन, चंद्रमा, रण क्षेत्र या खड़खड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, खड़खड़ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? अनुकरणात्मक है। ठीक है, रिपीट हो रही हैं चीजें तो इसलिए हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न लेते हैं। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दोस्तों ये तत्सम तद्भव से रिलेटेड हमने प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिया है। एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है और जल्दी आपको दूसरे तीसरे भी मिल जाएंगे, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। जो भी पेपर देने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, अक्षोट। अखरोट का तत्सम क्या होता है? अक्षोट होता है। ठीक है, सातवां प्रश्न लेते हैं। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है दोस्तों अकाम, अकाज, अकारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, अकाज। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? अकाज होता है। ठीक है, अकार्य का अकाज होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न लेते हैं। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है सलील, दुश्लील, विश्लील या कुश्लील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्लील। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नौवां प्रश्न लेते हैं। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब दोस्तों इसका भी मैंने प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, तो उन सभी को अगर आप कर ले जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। और ये प्रश्न वो है जो हर परीक्षा में घुमा फिरा के जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है बड़वाग्नि, दावाग्नि, विरहाग्नि या जठराग्नि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जंगल में लगने वाली आग या वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि या दावानल भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। बड़वाग्नि किसे कहते हैं? ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। बड़वाग्नि होती है दोस्तों समुद्र या जल में लगने वाली आग को कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जठराग्नि क्या होती है दोस्तों? पेट में लगने वाली आग को। ठीक है, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं, या उदर में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, अंतःपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों रनिवास भी कई बार पूछा जाता है, तो महल का वह भीतरी भाग जहां रानियां निवास करती हैं। ठीक है, मतलब चीज वही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि महल का वह भीतरी भाग जहां रानियां निवास करती हैं उसे रनिवास कहते हैं,
जबकि महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतापुर कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है और इसे जानना भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, 11वां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शुद्ध वाक्य वाला अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आप इन सब क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, सत्य की विजय होती है। ये क्यों सही है, इसके लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए, मैंने वहां पे बहुत से ट्रिक भी बता रखे हैं। 12वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। निम्न में से स्त्रीलिंग की पहचान करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगर आपने लिंग का हमारा वो वीडियो देखा होगा ट्रिक वाला, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हल हुआ है। ठीक है, कैसे है, क्योंकि मैंने क्या बताया, स्त्रीलिंग पूछा तो आपको करना क्या है, मेरी इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिर्फ तो मेरी सरकार बिल्कुल सही पड़ रहा है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग हुआ। मेरी सन्यास ये भी नहीं, मेरा मोक्ष ये भी नहीं, मेरी पीपल ये भी नहीं। इसका मतलब ये तीनों ही क्या हो गए, ये आपके पुरलिंग हो गए। ठीक है, और स्त्रीलिंग क्या हो गया, मेरी सरकार। मेरा सरकार कभी नहीं इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो लिंग वाला वीडियो जरूर देखिएगा, पुरलिंग स्त्रीलिंग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 13वां प्रश्न लेते हैं। उसने उसे छल से पराजित किया में कौन सा कारक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है कर्ता, करण, अपादान या कर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, करण। क्यों, क्योंकि छल से या के द्वारा। ठीक है, छल से के द्वारा, तो छल के द्वारा पराजित किया, तो यहाँ पे इससे का मतलब है के द्वारा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों, तो ऑप्शन कर्ता, कर्म, संप्रदान या कारण। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे ने भी आ रहा है, को भी आ रहा है और से के द्वारा भी आ रहा है, मतलब कि कर्ता भी आ रहा है, कर्म भी आ रहा है और कारण भी आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, तो अगर आपने मेरा वो कारक वाला ट्रिक वाला वीडियो देखा होगा तो आप चीजों को समझ जाएंगे। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और कमेंट में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे जरूर देखिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वहां क्या बताया, जो सबसे लास्ट में आता है उसको ही हमें मानना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब लास्ट का मतलब क्या है, तो वो सारा चीजें मैंने वहां वीडियो में बता रखा है, उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न लेते हैं हम अपना। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए, तुम, जाना, मोहन, द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ये सारी चीजें तो आप इजिली पहचान सकते हैं। 16वां प्रश्न लेते हैं। भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है संभाव्य, भविष्य, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संभाव्य भविष्य। ये क्या है, भूतकाल का भेद नहीं है, बाकी ये तीनों ही भेद हैं। और इसके बारे में भी दोस्तों मैंने ट्रिक का वीडियो भी बना रखा और भूतकाल को बहुत ही डिटेल में समझा रखा है, क्योंकि आजकल ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 17वां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन देखिए, ए मिलान, सुपुत्र, अधर्म या सुकर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, मिलान में जो है वो कोई भी उपसर्ग नहीं है, जबकि सुपुत्र में क्या है, सु उपसर्ग है, अधर्म में आ उपसर्ग है और सुकर्म में भी सु आपका उपसर्ग है। तो ये तीनों में तो उपसर्ग मिल रहा है, जबकि मिलान में आपको कोई भी उपसर्ग नहीं मिल रहा है। 18वां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, अब आपको बताना उपसर्ग किस में है। तो दशक में है, नहीं है। पराजय में बिल्कुल है। पराजय में क्या हो जाएगा दोस्तों, परा होता है। परा क्या होता है, उपसर्ग होता है। वो ट्रिक का वीडियो मैंने बता रखा है, उसमें सारी चीजें। लालिमा में भी नहीं और कारीगर में भी नहीं है, तो इसका मतलब आप आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों हम अपना। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संधि विच्छेद से रिलेटेड ट्रिक का वीडियो भी मैंने डाल रखा है, प्लस आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है और साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी मैंने करा दिया, सारे इंपॉर्टेंट। 1-2 वीडियो और आएंगे उस पर, जो कि आपका सारा प्रैक्टिस सेट क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या, निरंतर, दिग्गज, जगदीश या महेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, निरंतर। निरंतर का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, निहि प्लस अंतर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिग्गज का क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है दिग प्लस गज। ये दोस्तों ये ऐसे ऑप्शन है जो बार बार पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, जगदीश में क्या हो जाएगा, जगत धन ईश हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और महेश का क्या हो जाएगा दोस्तों, महेश का हो जाएगा महाधन ईश हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको भी नोट कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न लेते हैं। पुरस्कार में कौन सी संधि है। अब दोस्तों ये सब मैं बता चुका हूँ और ये वही प्रश्न जो बार बार आते हैं। तो ये क्या हो जाता है, पूरा पूरा प्लस कार। तो क्या है
विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन सी। ठीक है, 21वां प्रश्न लेते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा, और समास का जो हमने प्रैक्टिस सेट करा रखा है उस सारे प्रैक्टिस सेट कर डालिए, आपको कोई भी समास से रिलेटेड प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 22वां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में उप विराम चिन्ह कौन सा है। अब दोस्तों विराम चिन्ह से रिलेटेड भी हमने वीडियो बना रखा है डिटेल में, उसे जरूर देखिए। ठीक है, तो उसमें आप पहचान जाएंगे उप विराम चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जिसे दोस्तों कॉलन भी बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं और हिंदी में इसे अपूर्ण विराम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि इसे क्या बोलते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 23वां प्रश्न हमारा, दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होता है इसे कहते हैं दोस्तों हम योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह, और इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है दोस्तों, इनका इस्तेमाल होता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सब मैंने उस विराम चिन्ह वाले वीडियो में सारी चीजें बता रखी हैं। 24वां प्रश्न लेते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन है रूपक, श्लेष, उपमा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, रूपक होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों हम अपना 25वां है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इनमें कौन सा अलंकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ऑप्शन उपमा, अनुप्रास, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें दोस्तों वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, चा वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है वो बार बार हो रही है। ठीक है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, ठीक है, बार बार हो रही है, इसीलिए क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। 26वां दोस्तों देखते हैं, साहित्य समाज का डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होता है। तो ऑप्शन है दर्पण, शीशा, विरोधी या आईना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, साहित्य समाज का क्या होता है, दर्पण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27वां प्रश्न लेते हैं, इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है, मतलब रात का पर्यायवाची। अब पर्यायवाची से रिलेटेड हमने प्रैक्टिस सेट करा रखा है, उसे जरूर देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए, क्योंकि वो वही प्रश्न है जो आपको परीक्षा में पर्यायवाची से रिलेटेड मिलेंगे। तो ऑप्शन है रत्नगर्भा, अचला, धारित्री या त्रियामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, त्रियामा जो होता है वो रात का एक पर्यायवाची है। ठीक है, 28वां प्रश्न लेते हैं, पुरलिंग शब्द कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है चंद्रमा, अवस्था, थकान या भूख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, चंद्रमा। ठीक है, अब देखिए कैसे पहचानेंगे, वो ट्रिक वाली वीडियो में मेरा मेरी लगाना था, तो मेरा लगा देते हैं। मेरा चंद्रमा बिल्कुल सटीक पड़ रहा है, मेरा अवस्था बिल्कुल नहीं, मेरी अवस्था होता है। थकान का मेरा और थकान ये नहीं होता, मेरी थकान होता है, ये सही है। इसका मतलब ये क्या, स्त्रीलिंग है। मेरा भूख ये थोड़ी बोलते हैं मेरी भूख। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी चंद्रमा क्या हो गया, ये आपका पुरलिंग होगा, और यही आपको पहचानना भी था। 29वां प्रश्न लेते हैं, मैं कुत्ते से डरकर भागा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक वाला, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस ट्रिक वाली वीडियो को जरूर देख लीजिए। वीडियो जरूर मेरा लंबा है, लेकिन उसमें मैंने एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको बहुत से एग्जाम्पल लेके क्लियर कर दी है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, करण, संप्रदान, अपादान या अधिकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपादान कारण। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बता रखा है ट्रिक वाले में, जहां कहीं भी डर चीज आ जाए वो आपका क्या हो जाता है, अपादान हो जाता है। जैसे मैं कुत्ते से डर कर भागा, तो यहाँ पे डरना आ रहा, तो जहां कहीं भी डरना आ जाएगा वो आपका अपादान कारक का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, 30वां प्रश्न लेते हैं, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक यानी